बिस्मिल्लाह करते हैं जी हमारे 8th लेक्चर की। और ये हमारा आखिरी लेक्चर है IS 12 का। यहाँ पर हम IS 12 को बेसिकली कंक्लूड कर लेंगे। इसमें जो भी आइटम्स हमारे रह गए हैं वो हम कंप्लीट करके इसको कंक्लूड कर लेंगे। बुनियादी तौर पर जो अभी हम IS 12 से रिलेटेड इस लेक्चर में पढ़ रहे होंगे वो बेसिकली 4 आइटम्स हैं। पहला तो हम देख रहे होंगे जी कि हमने जो लास्ट क्लास में एड्रेस किया था, सवाल स्टार्ट किया था, जो मैंने आपको फूड फॉर थॉट के तौर पे दिया था, विंटर 15 क्वेश्चन 3, उसको हम कंप्लीट कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। हमने देखा था कि जी एक TR27 है आई कैप की, जिसमें जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि वो कंपनीज जो कंप्लीटली रेवेन्यू या ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर टैक्स होती हैं वो IS 12 के स्कोप से बाहर है उनकी टैक्सेशन। उसको हमने देखा था, उसको हम देख रहे थे कि अच्छा जी कैसे इसके इम्पैक्ट्स आते हैं। फिर एक छोटी सी इंटरप्रिटेशन है सिक 25 जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इंटरप्रिटेशंस के हवाले से डिस्कशन भी करूंगा कि आपसे कि जी इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं। हमने IS 12 के साथ 2 इंटरप्रिटेशंस एक्चुअली पढ़ी हैं। एक हमने इफ्रिक 23 पढ़ी है जो हमने पहले डिस्कस की थी, और एक हम सिक 25 अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इंटरप्रिटेशंस के हवाले से बात करेंगे कि व्हाट आर इंटरप्रिटेशंस एंड व्हाट डू दे एक्चुअली मीन, व्हाट अथॉरिटी डू दे हैव। फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि जी अदर स्टैंडर्ड्स पढ़ते हुए हमने बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी मज़ीद पढ़नी है, बहुत सी डेफर टैक्स। सो इन शॉर्ट ये कि ये टैक्स का सिर्फ स्टार्ट है, और टैक्स को शुरू में पढ़ाने का या बिल्कुल शुरू में इसको पढ़ने का जो स्टूडेंट्स को फ़ायदा है, वो फ़ायदा भी यही होता है कि वो जब एक दफ़ा टैक्स बिल्कुल शुरू में पढ़ लेते हैं, फिर हर स्टैंडर्ड जब वो पढ़ेंगे, फ़र्ज़ कीजिए जब आप इफ्रिक 1 पढ़ेंगे, या आप IS 40 पढ़ेंगे, या आप कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, आप साथ ही उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन, जैसे ही आप उसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे साथ ही उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। एक दूसरा तरीका स्टूडेंट की प्रिपरेशंस का ये हो सकता है कि वो सारे स्टैंडर्ड्स पहले पढ़ लें और एंड पे टैक्स पढ़ें। मेरे नज़दीक दिस इज़ नॉट करेक्ट। उसकी वजह यह कि आप सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ चुके होंगे, आधे आपको याद होंगे, आधों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपको याद होंगे, आधों के नहीं होंगे। और फिर अगर एंड पे हम लोग टैक्स पढ़ें और मैं आपसे कहूँ कि जी लो जी अब हम इफ्रिक 1 की टैक्सेशन देखने लगे हैं, तो मुझे पूरा इफ्रिक 1 पहले आपको रिकॉल कराना पड़ेगा। और अगर मैं रिकॉल ना करवाऊँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपको फिर दोबारा जाके इफ्रिक 1 देखना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको दोबारा जाके इफ्रिक 1 देखना पड़ेगा, एंड यू विल एंड अप वेस्टिंग मोर टाइम। सो ये है कि शुरू में टैक्स पढ़ लिया जाए, फिर जैसे जैसे जो स्टैंडर्ड पढ़ो उसके साथ साथ टैक्स पढ़ते जाओ, ताकि वो उसी वक्त माइंड में फ्रेश हो, उसकी टैक्स की नॉलेज भी साथ साथ कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। और फिर इसी के साथ इंशाल्लाह मैं आपको एक छोटी सी चीज़ मज़ीद बताऊंगा जो स्टैंडर्ड में एड्रेस्ड है, बट हमारे यहाँ हमारे टैक्स लॉ में एग्जिस्ट नहीं करती। वो है कैरी बैक ऑफ टैक्स लॉसेस। हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड ऑफ टैक्स लॉसेस तो है, कैरी बैक ऑफ टैक्स लॉसेस नहीं है, आपने कभी नहीं सुना होगा। वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है जी, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर यू ऑल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर लिया था, पढ़ भी लिया था पूरा, और मैंने आपको एज फूड फॉर थॉट कहा था कि यार नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले आप लोग ज़रा इस पर सोचना कि जी इसको कैसे करना है। ठीक है, छोटी सी रिवीजन इस सवाल की। ये एग्जाम्पल 16 है हमारी। हमने कहा कि ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है जिसको हमने अडेप्ट किया हुआ है। ठीक है, और हमने देखा क्या कि उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट दी हुई थी दोनों ईयर्स के एंड पे, 15 में भी 14 में भी। फिर हमने देखा कि जी उसमें उसकी टैक्स बेस दी हुई थी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दी हुई थी, कैरिंग अमाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की टैक्स बेस हम डिस्कस कर चुके। क्या होती है जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की टैक्स बेस, आप सबको मालूम होना चाहिए, ज़ीरो होती है। फिर अनयूज्ड टैक्स लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं हर साल, वो बताए हुए थे। ठीक है जी। फिर लाइबिलिटीज़ ओल्डर देन 3 ईयर्स जो प्रीवियस ईयर में डिसअलाउ हो चुकी हैं, वो बताई हुई थी। और हम इसकी भी डिस्कस कर चुके कि इसकी टैक्स बेस क्या होती है। हमें मालूम है चूंकि ये कैश बेसिस पे अलाउ की जाती है लाइबिलिटीज़ ओल्डर देन 3 ईयर्स, तो इसकी टैक्स बेस भी ज़ीरो होती है। हम लेक्चर 7 में डिटेल में ये बात डिस्कस कर चुके। फिर एक बिल्डिंग थी जिसकी रीवैल्यूएशन के हवाले से कुछ बात बताई गई थी। हमने ये डिटरमिन किया था कि जी जो ये बिल्डिंग है ये 1 जुलाई 2011 को ख़रीदी गई, तो जिस दिन ये रीवैल्यू हुई यानी कि 1 जुलाई 2013 को, उस दिन इसकी कैरिंग अमाउंट बनती थी 160 मिलियन। ठीक है जी।
लिखा यह था कि जी उसकी उस दिन रिवैल्यूड अमाउंट जो डिटर्मिन की गई वो डिटर्मिन की गई 230 मिलियन। तो हमने ये देखा था कि 2013 के एंड पर इसकी 70 मिलियन की रिवैल्यूएशन की गई, और वो जो रिवैल्यूड अमाउंट बड़ी है रिवैल्यूएशन की वजह से, उसकी कैरिंग अमाउंट बड़ी है, वो ज़ाहिर है डेप्रीसिएशन की वजह से हमने बात की थी कि हर साल कम होगी, 70 से फिर 61 रह जाएगी, क्योंकि पीछे 8 साल की ज़िंदगी है, 61 से 52 रह जाएगी एंड सो ऑन। ठीक। फिर हमने बात की थी कि जी 25% जो है, यानी कि 1/4 जो है उसके बिजनेस का, वो फॉल करता है FTR के तहत। ठीक है। और उसके ऊपर ग्रॉस प्रोसीड्स पे, रेवेन्यू पे टैक्स लग जाता है, इनकम पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है। तो हमने बात की थी कि ऐसी चीज तो वैसे ही IAS 12 के स्कोप से बाहर है, लेकिन अगर पूरा बिजनेस स्कोप से बाहर हो तो हमने कहा था कि फिर तो बड़ा साफ है, फिर तो बड़ा सिंपल है, उस पर जी डेफर टैक्स वैक्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं होगा। बट अगर आधा अधूरा बिजनेस स्कोप से बाहर है तो उस पर क्या करें? IAS 12 की तो कोई गाइडेंस नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन भी नहीं है इस पे स्टैंडर्ड्स की जानिब से। तो आई कैप की एक TR है, TR 27 जिसको हम बोलते हैं। आई कैप की टेक्निकल रिलीज है जो बताती है कि यार अगर कुछ प्रोपोर्शन ऑफ द बिजनेस FTR में फॉल करता है तो उस प्रोपोर्शन की हद तक आप डेफर टैक्स रिकग्नाइज ना करें। 25% बिजनेस के ऊपर आप डेफर टैक्स रिकग्नाइज ना करें, 75% बिजनेस पे आप डेफर टैक्स रिकग्नाइज कर लें। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ऐसे ही है। और हमने कहा था कि बेसिकली जो आई कैप की TR है वो ये कहती है कि ये फ्यूचर का ट्रेंड देखना होता है। किसका ट्रेंड? फ्यूचर का ट्रेंड। ये बात की थी हमने कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारा कितने परसेंट बिजनेस FTR में होगा और कितना नॉर्मल टैक्स में होगा। बात हुई कि जी एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 32%, और रिक्वायरमेंट ये थी कि डेफर्ड टैक्स एसेट का या लाइबिलिटी का जो नोट होता है वो बना के आप दे दो। ठीक। सो इट्स क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन। अगर इसके अंदर ये वाला पॉइंट ना होता, एक सिंपल एग्जांपल है, अगर इसके अंदर ये वाला FTR वाला पॉइंट ना होता तो। ठीक है जी। आइए फिर इसके सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं कि यार इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। एंड इट्स अगेन वेरी सिंपल, इसको सॉल्व करना भी आसान होगा हमारे लिए। अगेन जो हमारे सॉल्व करने का तरीका है, आप अपनी कॉपी पे आप ऐसे समझोगे कि जिस तरह आप एग्जाम में बैठे हुए हो और आप अपने एग्जाम के अंदर सॉल्व कर रहे हो। तो ये हमारा आपका सबसे पहले आ जाएगा सोल्यूशन का पेज 1। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका वो नोट आ जाएगा, इसको आप बोल दो नोट 1, नोट X, डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा देंगे जैसे पहले भी हम एग्जांपल्स में करते रहे, और अगर एसेट हुआ तो उसको नेगेटिव दिखा देंगे। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट, रुपीज़ इन मिलियंस कर लेते हैं जैसे सवाल में दिया गया। ठीक है ना, रुपीज़ इन मिलियंस में दिया हुआ है। अब आपके सामने आपके नोट्स में ये सवाल खुला होना चाहिए। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स जो है मैं आपके नोट्स को देख रहा हूँगा, मेरे सामने भी नोट्स खुले हुए, और नोट्स से देखकर मैं इस सवाल को पढ़ता जाऊँगा और मैं इसको सॉल्व करता जाऊँगा जी। ठीक है जी। एक मेरी वर्किंग बनेगी, क्योंकि डेफर्ड टैक्स है मैंने बनाना है, करंट टैक्स तो मैंने बनाना नहीं है, तो मेरी एक वर्किंग बनेगी जी, पता है आपको, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स की, मालूम है आपको। और एक वर्किंग बनती होती है किसकी? क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स की। आपको फॉर्मेट मेरा ख्याल है माशाल्लाह, अब आप सबको इसका फॉर्मेट के कैसे करने हैं, मैंने इसके सवाल कैसे कैसे सवाल आते हैं, देखें ना, ये बड़ी कीमती बात है कि किस किस टाइप के सवाल आते हैं, कैसा कैसा फॉर्मेट से उस सवाल को किया जाता है। ये आपको पक्का पता होना, क्या क्या वर्किंग्स बनती हैं, ये सब पता होना ज़रूरी है। कि जब आपके सामने एग्जाम में ये सवाल है तो फ़ौरन आपके यार अच्छा इसको 2 सफ़ों पे करना है, पहले सफ़े पे बनाना है, दूसरे सफ़े पे 2 वर्किंग्स बनानी है, बस दैट्स इट, दैट्स हाउ आई डू दिस क्वेश्चन, राइट। सो ये मेरे सोल्यूशन का पेज नंबर 2 आ गया। ठीक है जी। ओके। अब मैं सवाल दिखता जाता हूँ और मैं देखता हूँ मैंने कहाँ पे क्या क्या इनकॉर्पोरेट करना है। सबसे पहले कहता है WIL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, उसमें कहता है कि जी कि इसके पास PPE है।
ठीक है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले लिख लेते हैं ओपनिंग में। पीपीई की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कहता है जी ओपनिंग में यानी कि 2014 में कैरिंग अमाउंट 1800 है, टैक्स बेस 1050 है। ठीक पढ़ लिया जी मैंने सवाल से, आप सब ने भी पढ़ लिया नोट से, नोट्स के पेज नंबर 10 पे। ओके, साथ ही क्योंकि क्लोजिंग का भी जिक्र है तो हम क्लोजिंग की भी बात साथ ही कर लेते हैं। तो क्लोजिंग में कहता है जी कि पीपी की क्लोजिंग में कैरिंग अमाउंट है 1950 और क्लोजिंग में टैक्स बेस है 1120। एक्सीलेंट। तो टेम्परेरी डिफरेंस अगर मैं बनाऊं तो टेम्परेरी डिफरेंस बना 750 टैक्सेबल, करेक्ट, बिकॉज माई कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन माई टैक्स बेस। और अगर यहां बनाऊं टेम्परेरी डिफरेंस तो ये बन गया 830 टैक्सेबल, अगेन बिकॉज माई कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन माई टैक्स बेस। नाउ वी ऑल नो कि जी हम इस टेम्परेरी डिफरेंस को तोड़ते होते हैं फॉर द पर्पसेस, और हम ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे, हमने पहले भी ये किया हुआ है, ऐसे ही है। हम इसको तोड़ते हैं दो हिस्सों में इस टेम्परेरी डिफरेंस को। एक हम रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कहते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं कभी भी बोलना, हमेशा हमेशा बोलना रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, वरना कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर डेफर्ड टैक्स नहीं होता, जो कैरिंग अमाउंट के अंदर रीवैल्यूएशन का गेन शामिल होता है पीपीई पे डेफर्ड टैक्स होता है, उसके अंदर जो रीवैल्यूएशन का गेन शामिल है उस पे डेफर्ड टैक्स है। रीवैल्यूएशन सरप्लस से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो तो इक्विटी है। ठीक है, सो रीवैल्यूएशन और डेप्रीसिएशन यही दो फर्क होते हैं। इसी तरह नीचे भी मैंने लिख लिया रीवैल्यूएशन और डेप्रीसिएशन, ये दो फर्क है। अच्छा, अब रीवैल्यूएशन से रिलेटेड टेम्परेरी डिफरेंस कितना बनता है? साल 2014 के एंड पर, 2014 के एंड पर हमने निकाला था जी। अगर आप याद करो तो हमने ये सवाल के दौरान वर्कआउट किया है, हमने यहां पर ये वर्कआउट किया था प्रॉपर, आपकी कॉपियों पे हुआ होना चाहिए लेक्चर 7 के दौरान ये, ठीक है ना, 61.2। इसी तरह 2015 के एंड पर भी हमने वर्कआउट किया हुआ है, ऐसे ही है। 2015 के एंड पर भी वी वर्कड इट आउट कि इट शुड बी 52.4, राइट। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस ड्यूरिंग आवर लास्ट लेक्चर, 61.2 एंड 52.4। सो 61.2 होगा जी यहां पर और 52.4 होगा जी यहां पर, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा, फिर डेप्रीसिएशन से रिलेटेड टेम्परेरी डिफरेंस क्या आएगा? ऑब्वियसली बैलेंसिंग, ऑब्वियसली बैलेंसिंग टेम्परेरी डिफरेंस जो है वो डेप्रीसिएशन से रिलेटेड आएगा। फर्स्ट जैसे कि पहले वाले में ऊपर साल के स्टार्ट के ऊपर वो आएगा 688.8, ठीक है जी, टैक्सेबल दोनों डिफरेंसेस हैं। और इसी तरह साल के एंड के ऊपर वो आएगा 777.6, अगर आप कैलकुलेट करो तो अगेन दोनों टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं। आपको मैं पहले बता चुका कि जी मैं यहां पर डेफर्ड टैक्स नहीं निकालता, मैं डबल डबल काम नहीं करता, मेरे फॉर्मेट जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका हिस्सा ही नहीं है यहां पे डेफर्ड टैक्स कंप्यूट करना। याद है ना आप सबको? आपको मैं ये तरीक़ेकार, ये फॉर्मेट, ये टेक्निक पढ़ा चुका पहले, ठीक है जी। मैं बस टेम्परेरी डिफरेंस तक ये वर्किंग कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल में क्या लिखा है? आगे सवाल में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जिक्र है। प्रोविजन का एक ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जी, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 60 का। हम सबको पता है प्रोविजन की टैक्स बेस 0 होती है। इसी तरह प्रोविजन का एक क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है जी, प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 110 का। हम सबको पता है प्रोविजन की टैक्स बेस 0 होती है, ऐसे ही है, ठीक है, ठीक है जी, आसान है यहां तक। तो मालूम ये हुआ कि डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा 160 का और 110 का। इसी तरह यहां भी लिख लेंगे 60 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस और 110 का
डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अगेन क्वाइट सिंपल। फिर अनयूज्ड टैक्स लॉसेस हैं, ठीक है जी। टैक्स लॉसेस, आपको मालूम है कि टैक्स लॉसेस पर भी डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज किया जाता है, किया जाता है नहीं किया जाता? टैक्स लॉसेस पर भी डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है ना जी। सो ये डिडक्टेबल अमाउंट है। टैक्स लॉस 35 था पिछले साल के एंड पे, और टैक्स लॉस जो है ये 40 था इस साल के एंड पे। अगेन डिडक्टेबल अमाउंट्स हैं दोनों, क्योंकि टैक्स लॉस पे डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऐसा ही है। फिर लाइबिलिटीज ओल्डर देन 3 ईयर्स हैं। लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग फॉर ग्रेटर देन 3 ईयर्स। लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग फॉर ग्रेटर देन 3 ईयर्स, जिसकी ओपनिंग कैरिंग अमाउंट जो है वो 3 है और क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट जो है वो 7। करेक्ट। इनकी अगर टैक्स बेस की बात की जाए तो हम सबको मालूम है कि इसकी टैक्स बेस इज ऑलवेज 0, लिहाजा 3 का एक डिडक्टेबल और 7 का एक डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस ओरिजिनेट होता है। 3 का डिडक्टेबल और 7 का एक डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस ओरिजिनेट होता है। करेक्ट। सो हमने वो टेबल देख लिया जो हमारे सवाल में टेबल बना हुआ है पेज नंबर 10 ऑफ आवर नोट्स पे, और हमने सिंपली, वेरी सिंपली, वी हैव जस्ट पुट द इंफॉर्मेशन इनटू आवर वर्किंग्स। कोई ऐसी रॉकेट साइंस, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं लगाई। रीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन को अलग करने के लिए हमारे पास बुलेट नंबर 2 दिया हुआ था, जो हमने पहले ही पढ़ के हम समझ चुके थे, उसकी वर्किंग्स हम लेक्चर 7 में ऑलरेडी कर चुके थे, लिहाजा हमने वो बना लिया। सो दैट्स क्वाइट सिंपल, दैट्स क्वाइट इजी एक्चुअली। करेक्ट। नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अब हम करने जा रहे हैं, जो है आपके एग्जाम्पल की जो बुलेट नंबर 3 है, उसको देख के हम उसको करने जा रहे हैं। बुलेट नंबर 3 क्या है एग्जाम्पल की? वो है कि जी 25% जो आपकी अमाउंट है उस पे तो डेफर्ड टैक्स लगना ही नहीं है, उस पे तो डेफर्ड टैक्स लगना ही नहीं है, 75% पे डेफर्ड टैक्स लगना है। राइट। सो मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। एक टैक्स लॉसेस को छोड़कर, और उसकी भी रीजन बताऊंगा आपको, बाकी तमाम पर मैं 75% अप्लाई कर रहा हूं। टैक्स लॉसेस पे मैं 100% अप्लाई कर रहा हूं, एंड आई टेल यू द रीजन। बाकी तमाम पर मैं 75% अप्लाई कर रहा हूं। अब ये तो हमें क्लियर है, TR-27, IS-12 का स्कोप हम सब कुछ पढ़ चुके कि यार ये तो 75% होना चाहिए, ऐसा ही है। बाकी 25% पर डेफर टैक्स नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो IS-12 के स्कोप से ही बाहर है, सिरे से ही। बट टैक्स लॉसेस के साथ ये खास ट्रीटमेंट क्यों? उसकी वजह बड़ी सिंपल है। उसकी वजह यह है कि हमारी ये एक असम्पशन है। क्या है? असम्पशन है। असम्पशन क्या है? असम्पशन ये है कि कोई भी जो सेन आदमी है जिसको टैक्स का थोड़ा सा भी पता है, वो सिर्फ NTR इनकम के ऊपर टैक्स लॉस कैलकुलेट करता है। टैक्स लॉसेस आर ओनली कैलकुलेटेड फॉर नॉर्मल टैक्स इनकम, आर ओनली कैलकुलेटेड फॉर NTR रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम। ठीक है, ये बड़ी सादी सी बात है। जो चीजें फाइनल टैक्स में होती हैं उसके ऊपर टैक्स प्रॉफिट, टैक्स लॉस, ये वो सारी चीजें बनाने की कोई तुक ही नहीं बनती, बिकॉज उसमें कोई टैक्स लॉस के कैरी फॉरवर्ड और इस किस्म के कोई चक्कर ही नहीं होता। ये एक असम्पशन है और ये बड़ी वैलिड असम्पशन है।
ठीक है, आपके एग्जाम में कभी ये सिचुएशन आ जाए, ऑलवेज टेक दिस असम्पशन, ठीक है, इट्स अ वेरी वैलिड असम्पशन कि जी टैक्स लॉसेस को तो मैं 100% लूंगा बिकॉज वो सिर्फ एनटीआर के लिए कैलकुलेट हुआ होगा, बाकी जितने भी मेरे टेम्परेरी डिफरेंस है आई टेक देम एट 75%। ठीक है, सो यहां से जो मेरे टेम्परेरी डिफरेंस हैं, जो एलिजिबल टेम्परेरी डिफरेंस है जिस पे डेफर टैक्स रिकॉर्ड करना है, वो वर्कआउट हो जाएंगे जी। जिन टेम्परेरी डिफरेंसेस पे मैंने डेफर टैक्स वर्कआउट करना है, क्या करेंगे, 61.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 75% से, राइट, आपके पास आएगा 45.9। ठीक, 688.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 75% से, आपके पास आएगा 516.2। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, आपके पास आएगा 45, ये पूरा 35 आ जाएगा। और जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 आएगा, उसको 2.3 लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसी तरह यहां पर भी एलिजिबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना है जिस पे डेफर टैक्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, 52.4 इंटू 75% इज 39.3, 777.6 इंटू 75% इज 583.2, 110 into 75% is 82.5, 40 पूरा, and 7 into 75% is 5.3। इसके साथ इसके साइंस लिख लेता हूं, ये डिडक्टेबल है, डिडक्टेबल है, डिडक्टेबल है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। इसी तरह ये डिडक्टेबल, 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 टैक्सेबल, टैक्सेबल। कहानी समझ गए, है ना, सिंपल, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। वर्किंग 1 एंड वर्किंग 2 बनाने के बाद फिर आप बड़ी आसानी से बना सकते हो अपना जो डिस्क्लोजर्स हैं, जो मेन आंसर आपने उसको देना है। ऑलराइट जी, सो वंस आपने इसको देख लिया अच्छी तरीके से, नाउ वी मूव टू दी रियल और द मेन पोर्शन ऑफ द आंसर। आप देख रहे हो कि मैंने वर्किंग्स में एब्रीवेशन इस्तेमाल की हैं, जो कॉमन एब्रीवेशन हैं, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस वगैरह को टीबी या सीए लिख देना, ये आप कॉमन एब्रीवेशंस अपनी वर्किंग्स में इस्तेमाल कर सकते हो। मेन आंसर जो है उसके अंदर ना एब्रीवेशन इस्तेमाल करो, वर्किंग्स में आप एब्रीवेशन इस्तेमाल कर सकते हो। पेपर काफ़ी लंबा होता है, हम इस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं, एग्जामिनर को समझ भी आ जाती है, कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। ठीक, अब आते हैं मेन आंसर के पेज के ऊपर, वहाँ पर क्या है जी, बहुत सिंपल है, हम वही अपने तमाम टेम्परेरी डिफरेंसेस बाय देयर नेचर लिखते जाएंगे। हम डेप्रिसिएशन को आपको पता ही है हम क्या लिखते होते हैं, हम लिखते होते हैं एक्सेलरेटेड टैक्स, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, एक्सेलरेटेड टैक्स डिप्रिसिएशन लिखते होते हैं जी हम इसे। फिर आपको पता है रिवैल्यूएशन को हम लिखते होते हैं रिवैल्यूएशन नेट ऑफ रिलेटेड डिप्रिसिएशन। सब आपको मालूम है ऑलरेडी, हम सवालों में इसको कई दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा हुआ है सवाल के अंदर, तो हम वही नाम यूज़ कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। फिर अनयूज्ड टैक्स लॉसेस, एंड देन फिर लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years। ठीक है जी, अब हमें यह भी मालूम है कि हम इसका जो हेडिंग शेडिंग देते हैं वो क्या होती है। हम बताएंगे जी कि साल के स्टार्ट पे क्या थी, यानी कि 30 जून 2014 पे क्या थी, एट 30 जून 2014, ये वर्किंग 1 में आएगा, वर्किंग 1 से आएगा ये। फिर हमें पता है इंक्रीज
स्लैश डिक्रीज रिकॉर्डेड इन, हमें पता है कहाँ कहाँ रिकॉर्ड हो सकता है, वो हम लिखते हैं P&L, OCI, इक्विटी। और फिर हम लिखते होते हैं एट 30 जून 2015, और ये वर्किंग टू से आएगा। राइट, ये फॉर्मेट अब हमें याद हो गया। अब हम क्विकली वर्किंग वन में जो भी आइटम है उसको टैक्स रेट यानी कि 32% से मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते जाते हैं। सो एक्सेलरेटेड टैक्स डिप्रिसिएशन को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको रिस्पेक्टिवली 32% से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है ना जी, और हम लिखते जाएंगे। आप सबकी कॉपीज़ में आपने ये डाउनलोड किया होगा ऑलरेडी। सो 32% के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और लिखते जाएं जी। इट्स क्वाइट सिंपल, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सो पीपीई में डेप्रीसिएशन से रिलेटेड 516.2 इंटू 32% कर लेंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। 516.2 विच इज द अमाउंट रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 32% से। ऑलराइट, so tax depreciation would be 165.2. Revaluation, if you multiply it with 32%, it would be 14.4. Right, and since these both are taxable temporary differences, तो मैंने deferred tax liability, आप देख रहे हो deferred tax liability is positive. ठीक है, it's 14.7 in fact. ठीक, so मैंने positive लिख दिया. Then provision for bad debts is 45 into 32% is 14.4. 45 into 32%, 14.4 negative. Then unused tax losses, 35 into 32%, 11.2. फिर liabilities outstanding for more than 3 years, ठीक है, it is 3 into 32%, 0.7, ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, ये तमाम हमारा डेफर्ड टैक्स ओपनिंग बन गया। इसी तरह डेफर्ड टैक्स क्लोजिंग बना लेते हैं। अगेन वही आइटम सारे आपके पास लिखे हुए हैं, यू कैन सी इट ओवर हियर। तमाम आइटम्स आपके पास लिखे हुए हैं यहाँ पे जहाँ मैं कर्सर आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल इनको 32% से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला बनता है एक्सेलरेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन का 186.6, राइट। सेकंड बनता है रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन 12.6। थर्ड बनता है प्रोविजंस, रिलेटेड टू प्रोविजंस 26.4, और ये नेगेटिव में लिखा जाएगा एसेट। फोर्थ रिलेटेड टू लॉसेस 12.8, अगेन नेगेटिव बिकॉज एसेट है। और आखिरी 1.7, 7 into 32% is 1.7। यहां पे आप इसको टोटल कर लोगे तो आपके पास बन जाएगा जी ओपनिंग भी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट क्या थी और क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट क्या बनती है जी। सो ओपनिंग भी हम देख लेंगे और क्लोजिंग भी हम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी देख लेंगे क्या बनती है। ओपनिंग हमारे पास डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनती है जी 153.6। ये लाइबिलिटी और एसेट को नेट कर दिया हमने। और क्लोजिंग हमारे पास डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनती है 158.3। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पहले भी देखा हुआ है हमने कि जी इन तमाम आइटम्स में जो मूवमेंट आ रही है वो कहां कहां रिकॉर्ड हुई है वो दिखानी होती है। जैसे कि टैक्स डेप्रीसिएशन है, आपको पता है इसकी मूवमेंट पीएनएल में गई होगी। सो 165.2
और 186.6, यानी कि 21.4 का जो डिफरेंस है, जो इंक्रीज है, वो पीएनएल में रजिस्टर हुआ होगा। इसी तरह जो रीवैल्यूएशन में डिक्रीज आ रहा है, चूंकि इस साल कोई रीवैल्यूएशन नहीं हुई, तो ये सारा पीएनएल में गया होगा। इस साल कोई रीवैल्यूएशन हुई है? नहीं हुई, तो ये सारा पीएनएल में गया होगा। ये सारा किस वजह से है? ये जो 14.7 से 12.6 पे गिरा है, पहले भी बहुत बार इस पे बात की हमने, इट इज ओनली ड्यू टू depreciation, and depreciation is recorded in P&L. Let us be very very clear on this. अच्छा, इसी तरह इंक्रीज आ रहा है आपकी प्रोविजंस से रिलेटेड, 14.4 से 26.4, 12 का इंक्रीज। ये इंक्रीज नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस में इंक्रीज है, ठीक है ना। फिर 11.2 से 12.8 इट विल बी 1.6, एंड 0.7 से 1.7 इज 1.0। सब पीएनएल में रिपोर्ट हुआ होगा, नथिंग इन इक्विटी और ओसीआई, कुछ भी वहां रिपोर्ट नहीं हुआ होगा, सब पीएनएल आइटम्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको नेट कर लें सारी अमाउंट्स को, तो 153.6 और 158.3 का डिफरेंस, विच वुड बी 4.7, correct, that would be 4.7, this would be reported in P&L on a net basis। ये था जी हमारा बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जहनों में शायद एक मिसकंसेप्शन स्टिल हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के जहनों में हो, और वो मिसकंसेप्शन की रीज़न IS-12 की कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि IS-12 बहुत डिफ़िकल्ट है इस वजह से मिसकंसेप्शन है। उसकी वजह यह है कि जी आपकी अर्लियर स्टडीज़ में वो उस तरह से IS-12 आपको पढ़ाया नहीं जाता। एक जो मिसकंसेप्शन आपके जहनों में स्टिल हो सकती है वो है विद रिगार्ड्स टू दिस 2.1 कि जी ये PNL में क्यों आ रहा है जी, वाई नॉट इन OCI, राइट। पहले भी मैं बहुत दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर चुका। बड़ी सिंपल आपके जहनों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो 14.7 है ये क्या है। ये है एसेट की कैरिंग अमाउंट में रीवैल्यूएशन कितना शामिल है, रीवैल्यूएशन का गेन कितना शामिल है, रीवैल्यूएशन की अपसाइड कितनी शामिल है। वो अपसाइड हर साल डेप्रीसिएशन की वजह से कम होती जाती है, क्योंकि एसेट कम होता जाता है डेप्रीसिएशन की वजह से। टैक्स बेस में तो वो कुछ शामिल नहीं होता ना, एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाती है, पहले भी हम बड़ी दफा डिस्कस कर चुके। एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाती है ड्यू टू रीवैल्यूएशन अपसाइड, टैक्स बेस नहीं बढ़ती, वो तो उतनी रहती है, रीवैल्यूएशन तो जीरो होता है उसमें। तो हर साल ये डिक्रीज होता रहता है ड्यू टू डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन कहां रिकॉर्ड होती है? पीएनएल में रिकॉर्ड होती है। सो रीवैल्यूएशन की वजह से एसेट की कैरिंग अमाउंट में जो इंक्रीज आ रहा है उसने हर साल डिक्रीज लाजमी होना है, लाजमी होना है। क्यों? ड्यू टू डेप्रीसिएशन, अनलेस के वो लैंड हो, ठीक है ना। ड्यू टू डेप्रीसिएशन उसने डिक्रीज होते रहना है, और वो डिक्रीज हमेशा पीएनएल में रिपोर्ट किया जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, अगर इस साल कोई और रीवैल्यूएशन हुई होती, अगर कोई रीवैल्यूएशन होती, तो फिर उसका जो भी गेन लॉस कोई अमाउंट होती वो OCI में नजर आती। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस। ऑलराइट जी, सो हमने ये विंटर 15 का जो क्वेश्चन था एक, उसकी एग्जांपल हमने बनाई हुई थी, उसको भी प्रैक्टिस कर लिया। तो अभी हमारी काफ़ी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई है, हमें समझ आ गया यार बुनियादी लेवल पर कि IS-12 क्या है और IS-12 के जो कवानीन हैं वो क्या है, ठीक है ना जी। अब कुछ जो इसकी मजीद चीज़ें जो रह गई हैं ज़रा उनको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। जो कुछ चीज़ें इसकी बाकी रह गई, जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट जो रह गया है वो है सिक 25। अच्छा, सिक 25 को स्टडी करने से पहले मैं ज़रा आपको बता दूं कि इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं। आप सबको मालूम है IAS
और IFRS, ये आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं। ऐसे ही है। कुछ स्टैंडर्ड से पहले IAS आता है, जो पुराने स्टैंडर्ड्स हैं उनसे पहले आता था, और कुछ के आगे IFRS आता है, जो नए स्टैंडर्ड्स हैं उनके आगे IFRS आता है। ये आप सबको मालूम है। अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये प्रिंसिपल ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, और एज मच एज पॉसिबल ये कोशिश करते हैं कि जो दुनिया में सर्कमस्टांसेस होते हैं, कॉमन सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनको ये एड्रेस कर लें। ठीक है, जैसे आपने IAS 12 पढ़ते हुए देखा कि जी टैक्स लॉसेस के कैरी फॉरवर्ड की बात हो रही है, टैक्स क्रेडिट्स की बात हो रही है, फिर बात हो रही है कि जी अगर कोई इनिशियल रिकग्निशन पे डिफरेंस है एंड ऑल दैट, दीज आर कॉमन सर्कमस्टांसेस विच अराइज इन द वर्ल्ड। समटाइम्स ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो स्टैंडर्ड में प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड नहीं होते, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड नहीं होते। ठीक है, आप कह लो कंक्लूसिवली एक्सप्लेन्ड नहीं होते। प्रॉपरली से मुराद से बेहतर है कंक्लूसिवली एक्सप्लेन नहीं होते स्टैंडर्ड में। ठीक, ऐसे हमारे सामने इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, इन इश्यूज के ऊपर होता क्या है? अब ये कंक्लूसिवली एक्सप्लेन नहीं है तो होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में किसी कंपनी को इशू आया तो वो किसको लिखेगा? वो ICAP को लिखेगा। ठीक है, ICAP में एक डिपार्टमेंट है जिसको डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज कहा जाता है, DTS बुलाया जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। उसको लिखेगा और वो उससे कहेगा कि जी आप हमें कुछ गाइडेंस दें, ये इशू हमारे सामने आया, इसमें स्टैंडर्ड्स में हमें कंक्लूसिव गाइडेंस नहीं मिल रही। अच्छा जी, ICAP का एक इदारा है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये ICAP का तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसमें SCCP के भी नुमाइंदे शामिल हैं। आपको कहना चाहिए कि ये पाकिस्तान का एक इदारा है, ठीक है ना, जिसका जिसका जो चेयर है वो ICAP का बंदा है। ठीक है, ICAP का काउंसिल मेंबर है। ठीक है, हाउएवर ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड एक इदारा है जिसके पास ये फिर क्यूरी, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स तैयार करता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड को भिजवाता है। ठीक है, बोर्ड इसके ऊपर एक गाइडेंस दे देता है। ठीक है, वहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड में और उसके जो उसने जो टेक्निकल एडवाइजर्स अपने रखे हुए हैं, ठीक है, वो जो मुल्क में सबसे बेहतरीन अकाउंटिंग को जानने वाले लोग हैं, ठीक है, वो मौजूद हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड में और उनके टेक्निकल एडवाइजर्स की लिस्ट में। तो वो मशवरा करते हैं अपने टेक्निकल एडवाइजर से, और एक इंडिपेंडेंट ग्रुप से मशवरा होता है, फिर बोर्ड उसको डिस्कस करता है और वो उसके ऊपर एक गाइडेंस, एक जवाब दे देता है। ठीक, ये तो हो गया, एक एक इशू रिजॉल्व हो गया। अब होता क्या है? होता यह है कि कभी कभार कुछ इश्यूज बहुत ज्यादा, एक ही कॉमन इशू है जो बार 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 पॉपअप होता रहता है। अब उस केस में ICAP और ICAP जैसी मुख्तलिफ जो और दुनिया में बॉडीज हैं वो IASB को अप्रोच करती हैं और उनसे कहती हैं कि भाई कुछ करें, ये इशू बहुत ज्यादा पॉपअप हो रहा है, हम तो गाइडेंस दे देते हैं बट इसके ऊपर कोई आपकी जानिब से गाइडेंस होनी चाहिए। ठीक, ये ICAP और ICAP जैसी दीगर बॉडीज जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एटसेट्रा एटसेट्रा, इंग्लैंड एंड वेल्स, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं ना दुनिया में, वो भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये IASB के पास डायरेक्टली भी फीडबैक आ सकती है, फॉर एग्जांपल फर्म से। ठीक है, PwC इंटरनेशनल ने या PwC ग्लोबल ने या KPMG या डिलॉयट या ग्रैंड थॉर्टन या व्हाटएवर, ये उसके पास इंडस्ट्री से भी आ सकती है। ठीक है, किसी दुनिया की बड़ी कंपनी ने, बहुत सी कंपनियों ने उसको कहा भाई ये इस पे तो गाइडेंस ही नहीं है। ये उसको रेगुलेटर से भी आ सकती है। US की SEC ने उसे कहा, यूरोपियन जो कमीशन है उसने कहा, या किसी ने भी कहा। ठीक है, so, बहुत से लोगों के पास से उसके पास ये आ सकती है कि भाई ये उस पर कुछ करो, और ये ऑन देयर ओन भी देखते हुए कि यार हालात की ये जरूरत है, ये ऑन देयर ओन भी ये काम कर सकते हैं। ठीक, सो ये क्या करते हैं, ये इन्हीं की एक कमेटी है, आप कह लें, जो इंटरप्रिटेशंस बनाती है स्टैंडर्ड की, ये इंटरप्रिटेशन शाया कर देते हैं उसके ऊपर। ठीक है ना जी, स्टैंडर्ड की इंटरप्रिटेशन के इस पर्टिकुलर इशू में स्टैंडर्ड को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आमतौर पर एक जो इफ्रिक होती है, इफ्रिक से मुराद IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी, IFR इंटरप्रिटेशन कमेटी, IC से मुराद, और SIC से मुराद था स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। ठीक है ना,
तो इफ्रिक या सिक जो है ये एक इंटरप्रिटेशन होती है जो किसी एक इशू के ऊपर गाइडेंस देती है कि यार इस पे आईएफआरएस को कैसे अप्लाई करना है। बात समझ आ गई? आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, आईएफआरएस को या आईएएस को दोनों एक ही बात है। आईएएस पुराने जमाने में स्टैंडर्ड्स को कहते थे, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया, ठीक है ना। आईएएस आपको मालूम है कि पुराने जमाने का नाम है, और आईएफआरएस उसी के नए जमाने का नाम है, जरा थोड़ा सा जरा कूल नाम है, बस और कुछ नहीं। ठीक। अब सिक 25 फॉर एग्जांपल एक इंटरप्रिटेशन है। हमने इससे पहले एक इंटरप्रिटेशन देखी थी इफ्रिक 23। इफ्रिक 23 क्या कहती है? इफ्रिक 23 ये कहती है कि यार अगर आपके सामने कोई टैक्स के केसेस आते हैं ना, टैक्स के केसेस, ठीक है, टैक्स के इश्यूज आते हैं, डिस्प्यूट्स केसेस आते हैं, तो आप उस पर अपना एक व्यू बनाएं। ठीक। और आप ये देखें कि ये मामला जो है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट केस लॉज, ठीक है, जजमेंट्स एटसेट्रा, अपने लॉयर से, अपने एडवाइजर से ये मशवरा करें कि क्या ये मामला आप विन कर जाएंगे या आप लूज कर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप ये लूज कर जाएंगे, तो इफ्रिक 23 कहती है ना सिर्फ प्रीवियस इस इशू के लिए, बल्कि करंट ईयर में भी जो ये इश्यूज आ रहे हैं, ये वाली जो चीज है, इसके ऊपर आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें, जो भी एक्सपेंस बनता है वो रिकॉर्ड कर लें। मिसाल के तौर पर, बड़ा सादी एग्जांपल देता हूं, बहुत सादी सी एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर एक्सचेंज लॉस, फर्ज कीजिए कि एक्सचेंज लॉस टैक्स वाले ने आपको डिसअलाउ कर दिया और आपका कोई केस, कोई डिस्प्यूट पड़ गया उसके साथ। अच्छा जी, आपने अपने डिस्कशन की अपने लॉयर से, उसने कहा यार पास जजमेंट्स की बेसिस पे, फर्ज कर लें, इट्स जस्ट एन इमेजिनरी एग्जांपल, उसने कहा जी पास जजमेंट्स की बेसिस पे मुझे लगता है आप लूज कर जाएंगे ये मैटर। तो इफ्रिक 23 ये कहती है कि ना सिर्फ ये कि प्रीवियस जो ईयर्स हैं उनसे रिलेटेड जितना एक्सचेंज लॉस है उसको आप ऐड बैक कर दें, उस पर आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें, टैक्स पे आउट रिकॉर्ड कर लें, बल्कि मौजूदा ईयर में भी, करंट ईयर में भी जो एक्सचेंज लॉस है, करंट टैक्स एक्सपेंस बनाते हुए आप उसको ऐड बैक कर लें, एक्सचेंज लॉस को करंट टैक्स एक्सपेंस में एडजस्ट कर लें, ऐसे एज इफ कि वो एडमिजिबल नहीं है, वो इनएडमिजिबल है। तो बात समझ आई? प्रीवियस ईयर्स में भी और करंट ईयर में भी अगर एक इशू आपको लग रहा है कि आप हार जाओगे, आपका एडवाइजर कहता है आप हार जाओगे, तो ना सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के अगेंस्ट उसका टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें, बल्कि मौजूदा ईयर में भी उस इशू से रिलेटेड जो भी एक्सचेंज लॉस है, जो भी है उस इशू से रिलेटेड आप टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। बात समझ आ गई? दिस इज व्हाट इफ्रिक 23 सजेस्ट्स। एक एक इशू के ऊपर इफ्रिक 23 बनी हुई है। ठीक है, अगर मैं समराइज करूं, ये इशू है, दैट्स इट। कोई बात समझ आएगी? इसी तरह सिक 25 भी एक इशू के ऊपर बनी हुई है। सिक 25 भी एक इशू के ऊपर बनी हुई है। हाउएवर वहां जाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स इफ्रिक 23 की आपको कराना चाहता हूं, फिर मैं आपको सिक 25 में लेके जाता हूं। ठीक। एग्जांपल 1, बड़े सिंपल एग्जांपल्स है। फर्ज कीजिए जी टैक्स अथॉरिटी ने आपका जो इनिशियल अलाउंस का क्लेम था, इनिशियल डेप्रिसिएशन का जो क्लेम था, जो भारी भरकम डेप्रिसिएशन शुरू में होती है, वो डिसअलाउ कर दिया। क्या कर दिया? डिसअलाउ कर दिया। अच्छा जी, ओके फाइन। उसने ईयर्स 2015 से लेके 2020 तक सब डिसअलाउ कर दिया।
आप खड़े हैं फर्ज कर लीजिए ईयर 2021 में, आपने अपने टैक्स एडवाइजर से बात की, तो जो टैक्स लॉयर है उसका व्यू ये है कि आप ये केस जीत जाएंगे। ठीक है ना, उसने कहा हम केस करेंगे और हम ये केस जीत जाएंगे। क्यों? बिकॉज जो उसने डिसअलाउ किया उसकी कोई रैशनैल नहीं बनता, उसकी कोई जजमेंट्स, पास जजमेंट्स की बेसिस पे, लॉ की बेसिस पे कोई रैशनैल नहीं बनता। आप मुझे बताएं आप क्या करेंगे? आपने जब प्रीवियस ईयर्स में, हाँ ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, इन प्रीवियस एंड करंट ईयर, प्रीवियस ईयर्स एंड करंट ईयर, आपने जब करंट टैक्स की कैलकुलेशन की थी तो आपने ये डेप्रिसिएशन माइनस की थी, ये टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस की थी, टैक्स डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट की थी। तो क्या आपको ये टैक्स डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए या वापस कर देनी चाहिए या क्या करनी चाहिए? सोचिए जी जरा, क्या व्यू बन रहा है आपका इफ्रिक 23 की बेसिस पे? बोलिए, क्या वापस कर देनी चाहिए डेप्रिसिएशन? बिल्कुल भी नहीं वापस करनी चाहिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर यू, बिल्कुल भी वापस नहीं करनी चाहिए। वाई? एंड इट इज वेरी सिंपल। वजह यह है कि आपका टैक्स एक्सपर्ट कह रहा है यू विल बी एबल टू विन दिस केस। सो आपका जो मर्जी डिस्प्यूट हो, इट इज इररेलेवेंट, you will be able to win this case. So whatever the dispute is, it is irrelevant. ठीक है? So you just need to continue with your current tax calculation. जो आप current tax calculation कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना जी? अब इसी को आगे लेके बढ़ते हैं, इसी को आगे लेके बढ़ते हैं कि जी अब और क्या चीज देखी जा सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं इफ्रिक 23 की। फर्ज करें ईयर 2015 से लेके 2020 तक आपने कुछ रेगुलेटरी ड्यूज हैं जो क्लेम किए थे एज एक्सपेंस। ठीक है जी, आप ईयर 2021 में खड़े हैं आज। ठीक है ना, टैक्स अथॉरिटीज ने उन ड्यूज को डिसअलाउ कर दिया ईयर 2015 से लेके ईयर 2018 तक। कहां से कहां तक? फ्रॉम 2018, 2015 टू 2018। अच्छा, अब उन्होंने 2019 और 2020 को क्यों नहीं किया? क्योंकि 2019 एंड 2020 टैक्स ऑडिट्स हैव नॉट बीन कंप्लीटेड येट, टैक्स असेसमेंट्स हैव नॉट बीन कंप्लीटेड। ठीक है जी, अच्छा, नॉट कंप्लीटेड, फाइन। ओके, आपने अपने टैक्स एडवाइजर से डिस्कशन की, उसने कहा यार ये तो पेनल्टी की तरफ नेचर ज़्यादा इसकी बन रही है, तो ये मुझे लगता है कि ये गया, ये आप यू विल नॉट बी एबल टू विन दिस केस, यू विल लाइकली लूज दिस केस। लूज दिस केस। नाउ व्हाट डू यू डू? आपने अपने करंट टैक्स की कैलकुलेशन में 2015 से करंट टैक्स कैलकुलेट करते हुए 2015 से लेकर 2021 तक हर साल में ये ड्यूज माइनस किए हुए थे। ये रेगुलेटरी ड्यूज जो हैं, ये जो आप रेगुलेटरी फी वगैरह ड्यूज वगैरह पे कर रहे हो, जो भी है, ये वो डिडक्ट किए हुए थे, आपने एज एक्सपेंस क्लेम किए हुए थे। ठीक, आपने तो माइनस किए हुए थे। आप क्या करेंगे? गौर से देखिएगा क्या करेंगे। आप तमाम साल, देखिए 2015 से 2018 तक तो टैक्स वाले ने पकड़ लिया ना मामला, उसको भी करेंगे।
2019 से 2020 तक उसने नहीं पकड़ा, उसको भी करेंगे। राइट, आई होप दिस इज बिकमिंग क्लियर फॉर यू। सो 19 और 20 में भी करेंगे जी, एंड देन 2021 में भी हम इसको करंट टैक्स में ऐड बैक करेंगे। ये तमाम का जो इंपैक्ट बनता है, ये हम सारे का इंपैक्ट कहां रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड होगा 2021 में। रिकॉर्ड कहां होगा? 2021 में। हाउएवर हर साल के लिए, चाहे वो टैक्स अथॉरिटी ने रेज किया है मामला या नहीं रेज किया, वो रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि हमारा टैक्स एडवाइजर कह रहा है यू विल लाइकली लूज दिस केस। ठीक है ना? बिकॉज यू लाइकली लूज दिस केस, आप तमाम आइडेंटिफाइड टैक्स अथॉरिटीज के रेज्ड मैटर्स एज वेल एज अनरेज्ड मैटर्स के लिए करंट टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। आई होप इफ्रिक 23 इज वेरी वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक, ये पहले हम डिस्कस कर चुके, अभी हमने मजीद डिटेल में डिस्कस कर लिया। याद रखिए, आपके टैक्स एडवाइजर जब भी आपको एडवाइस करेगा तो आपने उससे कहना है कि यार आप हमें इसको 3 कैटेगरीज में तोड़ कर दो। या तो आप ये कहो कि इसका आउटफ्लो प्रोबेबल है, प्रोबेबल से मुराद होती है ग्रेटर देन 50%। ठीक है? या आप कहो पॉसिबल है, पॉसिबल से मुराद होती है से ग्रेटर देन 10% बट लेस देन 50%। ऑल्दो इसकी कोई 10% के लिए स्टैंडर्ड में कुछ नहीं लिखा हुआ, बट से 10%। और या रिमोट है, रिमोट से मुराद होती है बहुत ही कम, से लेस देन 10%। ठीक है? अगेन ये 10% इज आर्बिट्रेरी, ये 10% स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, मैं जस्ट आपको एक पढ़ाने के लिए बता रहा हूं। बट या प्रोबेबल है यानी कि ग्रेटर देन 50 है, या पॉसिबल है, या रिमोट है। अगर कोई टैक्स एडवाइजर आपको कहे जी 50-50 है, तो आप उससे कहें यार या तो भाई मैं तुम्हें बदल रहा हूं, ठीक है, या तुम अपनी एडवाइस बदल के दो मुझे। ठीक है? इधर इट विल बी प्रोबेबल, और इट विल बी पॉसिबल, और इट विल बी रिमोट। ठीक है? 3 में से किसी एक कैटेगरी में वो प्लेस करेगा। अगर वो प्रोबेबल है तब ये ट्रीटमेंट है। लाइकली टू लूज दिस केस से मुराद है प्रोबेबल है कि आप ये केस लूज कर जाएंगे, तब ये ट्रीटमेंट है। पॉसिबल और रिमोट के केस में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है। पॉसिबल के केस में आप एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। क्या डिस्क्लोज करेंगे? अगर यही पॉसिबल होता तो क्या आप करते? कंटिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करते जी, सीएल, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। IS 37, राइट? और अगर रिमोट होगा, यू विल डू नथिंग, you will neither disclose anything, you will also not record anything, so you'll do nothing. So agar remote hoga, you'll do nothing, right? I hope it is very clear. अच्छा, इसी तरह सिक 25 भी, जैसे ये एक इशू को करती है, सिक 25 इससे भी ज्यादा आसान है। सिक 25 भी एक ही इशू को बताती है, जो कि बाय द वे इससे भी ज्यादा आसान है। वो एक इशू क्या है? वो है चेंज इन टैक्स स्टेटस। थोड़ा सा अपने जहन में सोचिए, आपको इनकम टैक्स लॉ की जितनी भी जानकारी है, क्या उससे आपको चेंज इन टैक्स स्टेटस की कोई बात याद आती है कि आपका टैक्स स्टेटस चेंज हो जाए? फॉर एग्जाम्पल, आप स्मॉल कंपनी, लार्ज कंपनी, इस किस्म का कोई टैक्स स्टेटस था इनकम टैक्स लॉ में? थोड़ा सा जरा 1 मिनट के लिए जहन पे जोर डालिए, क्या इस तरह की कोई चीज थी इनकम टैक्स लॉ में हमारे यहाँ? अगर आपको याद हो तो हमारे इनकम टैक्स लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता था स्मॉल कंपनी का, जिसमें कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, आपके रेवेन्यूज और आपके पेड अप कैपिटल से रिलेटेड। अगर वो एक सर्टेन एक्सटेंट से कम है, ठीक है ना जी, तो वो हम कहते थे कि यार एक स्मॉल कंपनी है, इफ यू रिमेंबर।
है ना। और स्मॉल कंपनीज के लिए हम कहते थे कि यार टैक्स रेट भी लॉ में कम है, ठीक है, डिफरेंट टैक्स रेट स्पेसिफाइड था, लोअर टैक्स रेट स्पेसिफाइड था, ठीक। ये बेस्ट एग्जांपल है जो सिक 25 को एक्सप्लेन करने के लिए बताई जा सकती है, क्योंकि सिक 25 है चेंज इन टैक्स स्टेटस। अगर किसी टैक्स पेयर का टैक्स स्टेटस चेंज हो जाए, अब वो टैक्स स्टेटस की बेहतरीन मिसाल हमारे टैक्स लॉ में यही है। अगर कोई कंपनी स्मॉल कंपनी से लार्ज कंपनी बन जाती है, क्या बन जाती है? स्मॉल कंपनी से लार्ज कंपनी। अच्छा, वो कैसे होगा? जाहिर है स्मॉल कंपनी की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हैं रिलेटेड टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड रिलेटेड टू पेड अप कैपिटल, ठीक है। वो आप जाके देख लीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा कि यार ओके दिस इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसका कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। अब अगर आप स्मॉल कंपनी, फर्ज कीजिए स्मॉल कंपनी पे से टैक्स रेट है 25%, तो आपने अपने सारे डेफर्ड टैक्सेस वगैरह जो रिकॉर्ड किए होंगे वो किस पे रिकॉर्ड किए होंगे? बोले 25% पे। अब अगले साल अगर आप बन जाते हैं लार्ज कंपनी, यानी कि या तो आपके इंप्लॉइज बढ़ गए, या आपका रेवेन्यू बढ़ गया, या इक्विटी बढ़ गया, कुछ भी बढ़ गया, और आप लार्ज कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर गए, तो अब तो आपका टैक्स रेट बढ़ जाएगा। अब तो आपको हायर टैक्स रेट लगेगा, ठीक है ना। हायर टैक्स रेट लगेगा, फर्ज कर लीजिए 28%। अब तो आपको ज्यादा टैक्स रेट लगेगा। सिक 25 इस इशू को डील करती है कि यार ये जो टैक्स रेट का इंक्रीज है, ये कोई चेंज इन टैक्स रेट की वजह से तो नहीं आया। मैंने आपको पढ़ाया ना कि यार अगर टैक्स रेट ईयर ओवर ईयर चेंज हो, जिसको बोलते हैं चेंज इन टैक्स रेट, अगर वो हो तो IS 12 उसके हवाले से गाइडेंस देता है। IS 12 कहता है कि यार आप सिंपल इसको जिस ईयर में रेट चेंज हुआ है उस ईयर में रिकॉर्ड कर लें, यानी कि प्रोस्पेक्टिवली रिकॉर्ड कर लें। यही पढ़ाया मैंने आपको, ऐसा है या नहीं? बड़ा सादा सा। अब IS 12 में ये बात तो नहीं लिखी, तो लोगों ने पूछा भाई इंटरप्रिटेशन कमेटी से कि भाई हम क्या करें, ये तो चेंज इन टैक्स रेट में फॉल नहीं करता, क्योंकि टैक्स रेट तो पिछले साल भी लार्ज कंपनी के लिए 28 ही था फॉर एग्जांपल, और स्मॉल के लिए 25 ही था। टैक्स रेट तो चेंज नहीं हुआ। असल में तो चेंज ये आया है कि हमारा जो स्टेटस है वो बदल गया। IASB ने कहा कि यार कोई बात नहीं, सो व्हाट, सेम गाइडेंस जो चेंज इन रेट वाली है वो यहां भी एप्लीकेबल है। बस इतनी सी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा चेंज इन स्टेटस जो है वो भी प्रोस्पेक्टिवली ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि जिस साल में कंपनी का स्टेटस चेंज हो, फर्ज करें हम पिछले साल 25% पे थे, ओके फाइन, इस साल 28% पे आ गए, ओके फाइन, इस साल आप अपने तमाम डेफर्ड टैक्सेस को ब्रिंग ऑल योर डेफर्ड टैक्सेस टू 28%। और ये बिल्कुल ऐसे ही समझा जाएगा, तसव्वुर किया जाएगा एज इफ दिस इज अ चेंज इन टैक्स रेट। याद है ना आपको चेंज इन टैक्स रेट जो होता था? उस चेंज इन टैक्स रेट का बाय द वे आपको याद होगा कि वो जो रिकंसिलिएशन होती है इफेक्टिव और एक्चुअल टैक्स रेट की, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड टैक्स एक्सपेंस की, याद है? उसमें भी वो आता था। तो यहां पर चेंज इन जो टैक्स स्टेटस है, इसका मतलब है वो भी उस रिकंसिलिएशन में आएगा। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल कराऊं तो एग्जांपल बड़ी सादी है, बहुत सादी। देखिएगा जी, बहुत सिंपल एग्जांपल है। फर्ज कीजिए जी एक आपकी स्मॉल कंपनी थी, और 2021 के एंड पर उसने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एक रिकॉर्ड की ₹25 मिलियन की। कितने की? ₹25 मिलियन की। और ये रिकॉर्ड हुई एट 25%। एट 25%,
ठीक है जी, स्मॉल कंपनी थी, 2021 के एंड पर उसने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड की 25 मिलियन की, 25%। इन 2021, इन 2022 इट बिकेम अ लार्ज कंपनी, अब वो लार्ज कंपनी बन गई। ठीक है, एज अ रिजल्ट इट्स टैक्स रेट increased to 28%. Net taxable temporary difference at the end of 2022 is 200 million rupees. आपने मुझे ये बताना है कि कितनी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड की जाएगी एट द एंड ऑफ 2022। बहुत सिंपल है, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल शायद सवाल नहीं हो सकता। हाउ मच डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी वुड बी रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ 2022? 200 मिलियन के नेट टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं जी, तो कितनी रिकॉर्ड की जाएगी? 200 मिलियन को किस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे? 200 मिलियन को 28% के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। 200 मिलियन को किस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे? 28% के रेट से। तो जवाब आएगा 56 मिलियन। अब चूंकि पिछले साल के एंड पर लास्ट ईयर जो लाइबिलिटी थी वो थी 25 मिलियन, तो जो करंट ईयर का एक्सपेंस है वो आएगा 31 मिलियन। यानी कि जो भी चेंज इन टैक्स स्टेटस का इफेक्ट है वो सारा का सारा मौजूदा करंट ईयर में शामिल कर दिया गया। इज दिस क्लियर जी? आई थिंक इट इज वेरी वेरी सिंपल। जो टैक्स रेट चेंज हुआ उसका इफेक्ट मौजूदा साल में आ गया, एज इफ के जैसे टैक्स रेट चेंज हुआ करता था। चेंज इन टैक्स रेट में भी तो यही करते थे ना कि 25% ओपनिंग टैक्स रेट है, क्लोजिंग टैक्स रेट 28% है जी, हम सारा इस साल में डाल देते थे इम्पैक्ट। इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। अगर आप गौर करो तो जो 31 मिलियन का एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस साल, इसका दो कंपोनेंट्स हैं। 31 मिलियन के एक्सपेंस के दो कंपोनेंट्स हैं, अगर आप गौर से देखो इसको तो। कैसे भला? गौर से देखिएगा। एक तो ये कि आपका जो टैक्स स्टेटस है वो चेंज हो गया। अच्छा, टैक्स स्टेटस के चेंज की वजह से ये हुआ कि आपका रेट 25% से बढ़ के 28% हो गया। उससे ये हुआ कि जो आपकी ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी थी, जो आपने रिकॉर्ड की हुई थी, कितने की रिकॉर्ड की हुई थी? 25 मिलियन की, वो बढ़कर हो गई 28 मिलियन। करेक्ट? 25 मिलियन थी ना 25% के रेट पे, अगर उसी को 28% के रेट पे बुक किया जाए तो वो क्या बन जाएगी? 28 मिलियन। यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 25% इंटू 28%, क्या बनेगा? 28 मिलियन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 3 मिलियन रुपए का एक्सपेंस जनरेट हुआ। आपकी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 3 मिलियन से बढ़ गई। 3 मिलियन का एक्सपेंस जनरेट हुआ। हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? 3 मिलियन का एक्सपेंस आया ड्यू टू चेंज इन टैक्स स्टेटस। अच्छा, फिर आपको हो गया यार टोटल तो 31 था। टोटल कितना था? 31 था। तो 3 इस वजह से आया, इसका मतलब 28 मिलियन किसी और वजह से आया। करेक्ट? वो 28 किस वजह से आया? वो 28 मिलियन आया ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। आपके जो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं क्लोजिंग,
वो देख लेते हैं कितने हैं। क्या लिखा है जी सवाल में, कितने क्लोजिंग टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस? देखिए बताइए, देखिए सवाल, 200 मिलियन। तो जो आपके क्लोजिंग टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं वो हैं 200 मिलियन। अच्छा, ओपनिंग के बारे में कोई जिक्र नहीं है, क्लोजिंग है 200 मिलियन, ओपनिंग के बारे में कोई जिक्र नहीं है। हावेवर ओपनिंग बनाए जा सकते हैं बड़े आसानी से, कि अगर ओपनिंग लाइबिलिटी हो 25 मिलियन की और रेट हो 25%, तो टेम्परेरी डिफरेंस कितना होगा भाई जिस पे ये लाइबिलिटी बनी होगी? ऑब्वियसली 100 मिलियन। क्या ख्याल है? तो 100 मिलियन इज द ओपनिंग टेम्परेरी डिफरेंस। सो टेम्परेरी डिफरेंस कितने से बढ़े? ये इंक्रीज हुए 100 मिलियन से। अब अगर इस इंक्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए हमारे टैक्स रेट से, जो कि है 28%, क्योंकि अब हम लार्ज कंपनी बन गए, हमारा टैक्स रेट इज 28%, तो ये बनता है 28 मिलियन। समझ आई कहानी? इसका मतलब है मुझे एक टैक्स एक्सपेंस इंक्रीज इन टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से इफेक्ट आया, एक मेरा टैक्स स्टेटस चेंज हो गया उसका इफेक्ट आया। वो दोनों इफेक्ट्स कहां रिकॉर्ड हुए? इस साल के एक्सपेंस में, 31 मिलियन में दोनों शामिल है। आई होप दिस इज सिंपल, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, राइट? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टैक्स रेट चेंज होता था, स्टैंडर्ड ने यही कहा है जी, इंटरप्रिटेशन ने यही कहा है, वही गाइडेंस यहां पर भी अप्लाई होती है। चलिए जी, फिर एक और एग्जांपल करते हैं, सिक 25 की एक और एग्जांपल करते हैं, और यहां से हमें थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन सामने आएगी कि जी सिक 25 में और एक और इम्पैक्ट क्या हो सकता है। फर्ज कीजिए जो चेंज इन स्टेटस का इम्पैक्ट है वो सिर्फ, उसका इम्पैक्ट सिर्फ डेफर्ड टैक्स पे नहीं आ रहा, फर्ज कीजिए उसका इम्पैक्ट करंट टैक्स पर भी आता है। सो फर्ज कीजिए कि आपके टैक्स पेयर्स की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना, टैक्स पेयर्स कैटेगरी होती है से 1 और 2। जो कैटेगरी 1 है उसके ऊपर फर्ज कर लीजिए टैक्स रेट अप्लाई होता है 30%, ठीक है जी। और जो कैटेगरी 2 है उसके ऊपर फर्ज कर लीजिए टैक्स रेट अप्लाई होता है 20%, ठीक। और ये ऑल टैक्स रिटर्न्स जो भी आप फाइल करते हैं उस पे एप्लीकेबल होता है, ठीक। अब हुआ ये, फर्ज कर लीजिए कि आप कैटेगरी 2 में थे, यू वर इन कैटेगरी 2, in 2020. You are now in category 1 in 2021. फर्ज कर लीजिए your return for your tax return for 2020 will be submitted in 2021. Current tax expense recorded in 2020 was ₹20 million. अब आप क्या करोगे? मसला समझ आया आपके साथ हुआ क्या? आप 20 में एक कैटेगरी में थे, आपने 20 मिलियन का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि आप कैटेगरी 2 में थे और आप पे टैक्स रेट लग रहा था 20%। 21 में आप आ गए कैटेगरी 1 में। अब 21 में अभी तक पिछले साल की रिटर्न फाइल नहीं हुई, और फर्ज कीजिए लॉ ये कहता है कि जितने जो भी टैक्स रिटर्न्स आप फाइल करेंगे उस पे वही रेट एप्लीकेबल होगा जो आपकी कैटेगरी का है, ठीक है। और एक साल की टैक्स रिटर्न अगले साल फाइल हो रही है।
अब क्या करेंगे, अब तो आपका जो करंट टैक्स एक्सपेंस है वो 20 से बढ़ के 30 मिलियन हो गया नहीं हो गया? बोलिए। बीस से बढ़ के 30 मिलियन हो गया। ये जो इजाफी 10 मिलियन आया है इसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्या कहा होगा आपके ख्याल में सिक 25 ने? वेयर, इन विच ईयर शुड दिस बी रिकॉर्डेड? शुड दिस बी रिकॉर्डेड इन 2021? क्या ये कहा होगा स्टैंडर्ड ने? जवाब है यस, यू आर एप्स। अगर आपने ये कहा है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड समझ आने, अब आपको स्टैंडर्ड्स की कॉमन सेंस समझ आने शुरू हो गई है। तमाम जगहों पे स्टैंडर्ड ने यही बात की है। ये जो चेंजेस इन एस्टिमेट्स, टैक्स रेट्स की चेंजेस, टैक्स स्टेटस की चेंजेस, इन सब को ट्रीट करते हैं, डील करते हैं प्रोस्पेक्टिवली तमाम जगह। लिहाजा ये जो 10 मिलियन का इजाफी एक्सपेंस हमें पड़ गया इसको हम 2021 में रिकॉर्ड कर लेंगे, 2020 को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपने एक दफा सीख लिया तो अब सिक 25 आपके जहन में क्लियर हो गया। अब आपको समझ आ गई कि चाहे वो करंट टैक्स का इफेक्ट हो या डेफर्ड टैक्स का इफेक्ट हो, अगर चेंज इन स्टेटस की वजह से आप पे कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है तो आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं? कैसे ट्रीट करते हैं? प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करते हैं। एज सिंपल एज दैट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर फॉर यू। और जी फिर हमने सिक 25 भी कर ली। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो स्टैंडर्ड में रह गई हैं, जैसे एक चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई, हमने हमारी लिस्ट में भी मैंने आपको बताई कि जी कैरी बैक ऑफ टैक्स लॉसेस, ये लिखा होगा स्टैंडर्ड में, आपने पढ़ा होगा शायद, अगर आपने स्टैंडर्ड पढ़ते हैं और स्टैंडर्ड आपने देखा है तो। ये क्या है? ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। ठीक है, ये बाहर की कुछ जुरिस्डिक्शंस में एप्लीकेबल है, जहां पे ये होता है कि अगर आपका कोई टैक्स लॉस आया ना, और आपके कुछ टैक्स लॉस आया आपका इन 2022 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपके कुछ टैक्स ड्यूज पेबल हैं, टैक्स ड्यूज आउटस्टैंडिंग हैं, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग है रिलेटेड टू, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू 2018 टू 2021, ठीक है। अब उसमें कोई डिस्प्यूट्स वगैरह की वजह से भी हो सकते हैं, जो केसेस आप हार गए हों, कोई रिटर्न फाइल नहीं हुई उसकी वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सो फर्ज कीजिए आपको टैक्स लॉस आया 150 मिलियन का, और आपके ड्यूज ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग हैं पिछले सालों से रिलेटेड से 100 मिलियन के। उसमें यह भी हो सकता है कि कोई टैक्स डिस्प्यूट था, कोई मैटर था, केस आप हार गए, उसकी वजह से पैसे देने, कोई रिटर्न फाइल नहीं हुई अभी, उसकी पेमेंट नहीं की साथ, वो पैसे देने हैं। तो 100 मिलियन आपका टैक्स पेबल था, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपको कोई एक टैक्स लॉस आ गया, अब इस टैक्स लॉस पे जो भी टैक्स रेट लगा के आपका जो भी अमाउंट बनता है, से 30% बनता है टैक्स रेट, तो आपका अमाउंट बनता है 45 मिलियन का। आपका टैक्स पेबल कितना था? 100 मिलियन। उन ममालिक का लॉ ये कहता है कि आप इस 45 को इस 100 के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हो, और आप सिर्फ 55 मुझे पे कर दो। बात समझ आई? यानी कि आपको इस साल टैक्स लॉस आया तो आप उसको आइंदा आने वाले सालों के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करोगे, आप गुजरे हुए सालों के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे। इसको बोलते हैं कैरी बैक ऑफ टैक्स लॉसेस, ठीक है। ऐसे ममालिक में जनरली दोनों चीजें एप्लीकेबल होती हैं, कैरी बैक भी होता है, एट द सेम कैरी फॉरवर्ड भी होता है। सर्टेन ईयर्स तक वो कैरी बैक भी अलाउ करते हैं, सर्टेन ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड भी अलाउ करते हैं। वो जरा ज्यादा अच्छे टैक्स फ्रेंडली जुरिस्डिक्शंस हैं, या बिजनेस फ्रेंडली टैक्स जुरिस्डिक्शंस हैं आप कह लो। ये बात समझ आ गई? आई होप इट्स क्वाइट इजी। इन सूरत हाल में स्टैंडर्ड ये कहता है कि टैक्स लॉस जो है वो बजाय डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करने के, क्या, बजाय डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करने के वो करंट टैक्स एसेट क्रिएट कर देता है। ऐसा है या नहीं? बजाय डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करने के स्टैंडर्ड क्या कहता है? वो करंट टैक्स एसेट क्रिएट कर देता है। वजह, वजह बड़ी सादी है भाई। डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है? कि फ्यूचर में हमारा करंट टैक्स कम हो जाएगा,
फ्यूचर करंट टैक्स कम हो जाएगा। क्या इस केस में ऐसा हो रहा है? आने वाले दिनों में हमारा करंट टैक्स कम हो जाएगा, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं रहा। बल्कि उल्टा, ऐसा तो नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा यह है कि हमारा जो पास्ट एंड प्रेजेंट का करंट टैक्स है वो कम हो रहा है। हाँ या ना? और पास्ट एंड प्रेजेंट का टैक्स तो हम करंट टैक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो ये तो करंट टैक्स एसेट बना। बड़ी सादी सी बात है। अगर फ्यूचर का कोई इंपैक्ट ही नहीं है तो ये तो करंट टैक्स बना। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, कैरी बैक ऑफ टैक्स लॉसेस पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, चांस भी नहीं है इसका टेस्ट होने का, बट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट टू यू सो दैट आप स्टैंडर्ड पढ़ के परेशान ना होते रहो। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो स्टैंडर्ड्स में एड्रेस्ड है वो है ऑफसेटिंग का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? ऑफसेटिंग का। दोनों को अलग अलग बात करते हैं, करंट टैक्स की अलग बात करते हैं, डेफर्ड टैक्स की अलग बात करते हैं ऑफसेटिंग में। फर्ज कीजिए आपका पेएबल है टैक्स रिलेटेड टू ईयर 2018, 2019, 2021। एट द सेम टाइम आप फर्ज कर लीजिए आपका रिसीवेबल है टैक्स रिलेटेड टू ईयर 2020 एंड 2022। अब आप मुझे कहोगे यार ये रिसीवेबल कैसे हो सकता है टैक्स? रिसीवेबल ऐसे हो सकता है, गौर से सुन लीजिएगा। दो तरीके कार हैं रिसीवेबल होने के पाकिस्तान में। हमारे यहां एक रिजीम है जिसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। क्या बोलते हैं? एडवांस टैक्स। ये है सेक्शन 147 आपके लॉ का, जिसके तहत आपने अपना टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे एडवांस में देना होता है। और ऐसा हो सकता है कि आपकी शायद ईयर एंड पे टैक्स लाइबिलिटी उतनी ना बनती हो, आप उससे ज़्यादा एडवांस में दे दें। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी एक और रिजीम है पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे और ममालिक जहां लोग खुद अपनी मर्जी से विलिंगली टैक्स नहीं देते, तो उनसे ज़बरदस्ती टैक्स लिया जाता है। उसको बोलते हैं विद होल्डिंग टैक्स। ज़बरदस्ती लिया जाता है, बैंक्स के थ्रू, टेलीकॉम कंपनीज के थ्रू और लोगों के थ्रू उनका टैक्स विद होल्ड किया जाता है, काटा जाता है। जो सेक्शन 150 के सेक्शन है आपके पास और 230 के सेक्शन है आपके पास, ये डील करते हैं विद होल्डिंग और एडवांस टैक्स से, जो आपका टैक्स काटा जाता है। मिसाल है, आपने आपने देखा होगा कि आप जब कैश विड्रॉल करते हो उस पर टैक्स कटता है। आप जब ये प्रीपेड कार्ड्स लेते हो मोबाइल फ़ोन कंपनीज के, इन इन पे टैक्स कटता है। ठीक है ना जी? फिर आप जब गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट्स करते हो उन पे टैक्स करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, सो देयर इज विद होल्डिंग टैक्स एंड देयर इज एडवांस टैक्स जो एप्लीकेबल है। एंड इट कुड वेरी वेल बी कि आपकी इतनी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है और उससे ज़्यादा आपका विद होल्डिंग टैक्स कट गया। इंपोर्ट स्टेज पे विद होल्डिंग टैक्स लगता है। ठीक है, बात समझ आ रही? सो हो सकता है आपकी टैक्स लाइबिलिटी 100 मिलियन है और आपका विद होल्डिंग 200 हो गया, 300 मिलियन विद होल्ड हो गया। ऐसा होता है कंपनीज के साथ। आई पर्सनली नो कंपनीज जिनके साथ ऐसा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देयर कैन ऑलवेज बी अ केस कि आपका करंट टैक्स आप बजाय पे करने के आप रिसीवेबल स्टेटस में बैठे हो, आपने भाई पैसे लेने हो एफबीआर से। ठीक है ना? तो IAS 12 क्या कहता है? क्या आप फर्ज कीजिए आपका जो रिसीवेबल जो पेएबल है से वो 100, 200, 150, टोटल जिन ईयर्स का पेएबल है से वो बनते हैं 450 मिलियन, और जिन ईयर्स का रिसीवेबल है वो है से 120 और 80, ये बनते हैं से 200 मिलियन।
तो क्या आप अपनी बुक्स में एक नेट पे ऑफसेट करके करंट टैक्स लाइबिलिटी, या जिसको आप टैक्स पेबल बोलते हो, वो दिखा सकते हो 250 मिलियन की ऑफसेट करके या नहीं? ये क्वेश्चन होता है एक्चुअली। स्टैंडर्ड ने इसका क्या जवाब दिया होगा आपके ख्याल में? स्टैंडर्ड ने इसका जवाब दिया है यस, आप दिखा सकते हो। हाउएवर उसने कुछ कंडीशंस लगाई हैं। क्या? इफ नंबर 1, पेबल एंड रिसीवेबल रिलेट्स टू द सेम टैक्स अथॉरिटी, रिलेट्स टू सेम टैक्स अथॉरिटी। पाकिस्तान में इनकम टैक्स की कितनी अथॉरिटीज हैं? हाँ जी, पाकिस्तान में इनकम टैक्स की कितनी टैक्स अथॉरिटीज हैं आपके ख्याल में? एक टैक्स अथॉरिटी है इनकम टैक्स की, याद रखिएगा, एफबीआर, दैट्स इट। सेल्स टैक्स की बहुत सी अथॉरिटीज हैं, एफबीआर भी है, एसआरबी भी है, पीआरए भी है, बीआरए भी है जो बलूचिस्तान की अथॉरिटी है, फिर एजेके की अपनी अथॉरिटी है। ठीक है ना, एजेके की तो खैर इनकम टैक्स की भी अपनी अथॉरिटी है। ठीक, बट पाकिस्तान में जो प्राइमरीली जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है, ठीक है ना, वो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक पाकिस्तान में इनकम टैक्स की एक ही अथॉरिटी है। एजेके एंड जीबी कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट हैं, वहां पर अपनी उनके उनके इनकम टैक्स की अथॉरिटीज मौजूद हैं। ठीक है ना, बट ये कि उस हिसाब से आप कह सकते हो कि पाकिस्तान की जो लॉजिकल बाउंड्री है उसमें तो 3 अथॉरिटीज हो जाती हैं, एक एजेके की, एक जीबी की, एक एफबीआर। बट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री है जिसमें एजेके और जीबी सेपरेट यूनिट्स हैं, उस हिसाब से आपकी एक एफबीआर अथॉरिटी है। सो क्या पेबल एंड रिसीवेबल रिलेट टू द सेम टैक्स अथॉरिटी? पाकिस्तान में 99% ऑफ द केसेस इट इज ट्रू। ठीक, ऑल्दो एजेके एंड जीबी टैक्स अथॉरिटीज हैं सेपरेट, बट 99% ऑफ द केसेस में एफबीआर के पास ही आपके सारे पेबल रिसीवेबल फॉल कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है। दूसरा, यू हैव द लीगल राइट टू ऑफसेट। अच्छा, पाकिस्तान में टैक्स पेयर डज हैव द लीगल राइट। विदहोल्डिंग टैक्सेस, ऐसे विदहोल्डिंग टैक्सेस जो फाइनल नहीं है, ऐसे विदहोल्डिंग टैक्सेस जो नॉट फाइनल टैक्स, फाइनल नहीं है, जैसे डिविडेंड वगैरह कभी फाइनल हो जाता है और कुछ टैक्सेस कभी फाइनल हो, जो फाइनल नहीं है उसमें यू हैव द लीगल राइट टू ऑफसेट। सो इस एक्सटेंड तक कि वो फाइनल टैक्स की डोमेन में फॉल ना करता हो, आपके पास लीगल राइट होता है ऑफसेट का। तो अज्यूमिंग कि आपका कोई फाइनल टैक्स नहीं है यहां पर, यू कैन ऑफसेट। बात समझ आ रही? सो दो कंडीशंस है, टैक्स अथॉरिटी सेम होनी चाहिए। पाकिस्तान में मैंने आपसे कहा 99% ऑफ द टाइम वो सेम ही होती है। आपका पेबल भी एफबीआर से होता है, रिसीवेबल भी एफबीआर से होता है। अगर आपका पेबल एजेके से है और रिसीवेबल एफबीआर से है, सॉरी, यू कांट ऑफसेट। नंबर 1। नंबर 2, यू हैव द लीगल राइट टू ऑफसेट। पाकिस्तान में मैंने आपसे अर्ज किया जितने विदहोल्डिंग टैक्सेस, एडवांस टैक्सेस फाइनल टैक्स नेचर के नहीं होते, उस पर यू हैव द लीगल राइट टू ऑफसेट। ठीक है। अब उसमें अगर कोई डिविडेंड है फॉर एग्जांपल फाइनल टैक्स नेचर का, या फॉर एग्जांपल जो कमीशन का सेक्शन है 233, उसमें जो एडवांस टैक्स लगता है, कमीशन में जो टैक्स विद होल्डिंग होती है वो फाइनल नेचर की होती है, इस किस्म की चीजें नहीं है, तो यू कैन ऑफसेट। आई होप दिस इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी क्लियर फॉर यू एंड यू हैव डिसाइफर्ड इट कंप्लीटली। अच्छा, दूसरी फिर चीज ये होती है कि डेफर्ड टैक्स वो कब ऑफसेट हो सकता है? अब डेफर्ड टैक्स में भी आपको पता है कि टेम्परेरी डिडक्टेबल डिफरेंसेस भी होते हैं जिनसे एक एसेट बनता है। अच्छा, फिर टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स लॉसेस भी होते हैं, लॉसेस या क्रेडिट्स भी हो सकते हैं जिनसे अगेन एसेट बनता है। ठीक है ना जी। और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस भी होते हैं जिनसे
लाइबिलिटी बनती है, ठीक है ना। डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो क्या हम फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ से डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है 100 मिलियन का, यहाँ से हमारे डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है 150 मिलियन का, और यहाँ से हमारी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन रही है से 550 मिलियन की। तो आज तक हमने देखा है कि हम तो इसको आंखें बंद करके नेट कर देते हैं, ऐसे ही है ना। आपने गौर किया ना कि हम तो इसको आंखें बंद करके नेट कर देते हैं। हम तो कहते हैं जी ये लाइबिलिटी है, एसेट को नेगेटिव नेगेटिव ट्रीट करो, लाइबिलिटी को पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रीट करो, और बस इसको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट कर दो 300 मिलियन की। क्या ये बात स्टैंडर्ड में अलाउड है? क्या स्टैंडर्ड इसकी परमिशन देता है कि डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी को नेट कर सकते हैं? स्टैंडर्ड कहता है यस यू कैन, बट व्हेन, if the resulting current tax can be offset। आपको पता है डेफर्ड टैक्स किस चीज का नाम है? डेफर्ड टैक्स तो आने वाले दिनों के करंट टैक्स का नाम है, ठीक है ना। डेफर्ड टैक्स तो आने वाले दिनों के करंट टैक्स का नाम है। अगर उससे आने वाला रिजल्ट होने वाला करंट टैक्स ऑफसेट किया जा सकता है तो डेफर्ड टैक्स भी ऑफसेट किया जा सकता है। याद रखिएगा, इसमें बच्चों को एक कॉमन मिसकंसेप्शन होती है। वो कहते हैं फर्ज करें ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट है इसने रिवर्स होना है ईयर 3-4 में या ईयर्स 1-4 में, लॉसेस और क्रेडिट्स ने रिवर्स होना है ईयर से 2-5 में, और लाइबिलिटी ने रिवर्स होना है ईयर 3-10 में। तो इसका तो कॉमन पीरियड नहीं है, क्या मैं स्टिल ऑफसेट कर सकता हूं? स्टैंडर्ड कहता है हाँ बिल्कुल कर सकते हो। वक्त की शर्त नहीं है, शर्त यह है कि जो भी करंट टैक्स इससे रिजल्ट करेगा क्या वो ऑफसेट हो सकता है, और उसकी अगेन वही कंडीशंस है। क्या आपका सारा टैक्स एफबीआर के साथ है? डेफर्ड टैक्स जो बन रहा है वो किससे रिलेट करता है? क्या वो एफबीआर से रिलेट करता है सारा? हाँ जी रिलेट करता है जी। अच्छा जी बेहतरीन। आप किसी फाइनल टैक्स आइटम पे तो डेफर्ड टैक्स नहीं ले रहे हो? बिल्कुल जी, मैं तो फाइनल टैक्स आइटम पे वैसे ही डेफर्ड टैक्स नहीं लेता, मैंने तो आईएसटीएल पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि फाइनल टैक्स आइटम्स तो वैसे ही आउटसाइड द स्कोप होते हैं। शाबाश, बेहतरीन, छा गए हो, बस ठीक है, डन। ऐसे कर रहे हो, यू आर फाइन। बात समझ रहे हो? लिहाजा इसलिए प्रैक्टिकल दुनिया में अगर आप रियल कंपनीज ऑफ पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल के देखेंगे, फॉर एग्जांपल एंग्रो की, और मेरे पास बहुत सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जो आपके साथ मैं शेयर भी कर देता हूँ। उनको आप खोल के देखेंगे तो उनकी जो डेफर्ड टैक्स है वो नेट पे आ रहा होता है, इसी तरह जो उनका करंट टैक्स है वो भी नेट पे आ रहा होता है, ठीक है। टैक्स पेएबल, टैक्स रिसीवेबल, करंट टैक्स नेट करके वो दिखाते हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी ऑफसेटिंग। आई होप कि ये भी आपके जहनों में क्लियर है जी। ऑलराइट, वेरी गुड। नाउ क्विकली देख लेते हैं कि यार अदर स्टैंडर्ड्स कौन से हैं। क्या अदर स्टैंडर्ड्स कौन से हैं जिनकी स्टडी हमने फ्यूचर में करनी है, ठीक है, और काफ़ी कुछ उसके बारे में हमने फ्यूचर में पढ़ना है। अभी हमारी डेफर्ड टैक्स की नॉलेज इनकम्प्लीट है बिल्कुल। आप कह लो हमने जितनी बुनियादें चाहिए थी ना हमें डेफर्ड टैक्स पढ़ने के लिए वो सारी क्रिएट कर ली हैं, बट अभी हमारी डेफर्ड टैक्स की नॉलेज इनकम्प्लीट है क्योंकि बहुत से अदर स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अंदर हमने डेफर्ड टैक्स की इम्प्लीकेशंस कवर करनी हैं। वो स्टैंडर्ड्स आपको नजर आएंगे आपके नोट्स के पेज नंबर 5 के एंड पर। आपके नोट्स पेज 5 एंड पर बहुत से अदर स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको नजर आएंगे। ये जब जब इंशाल्लाह ये स्टैंडर्ड्स पढ़ते रहेंगे साथ साथ इसकी डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशंस भी पढ़ते रहेंगे, ठीक।
बात समझ रहे हैं? और ये वो हैं जिसमें मुश्किल किस्म की इंप्लीकेशंस हैं। जिनमें आसान किस्म की इंप्लीकेशंस है वो भी हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम IS-16 के साथ भी डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशंस पढ़ेंगे, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि आसान किस्म की हैं। जो थोड़े से मुश्किल किस्म के हैं वो पेज 5 के एंड पर आपको लिखे हुए हैं। जब जब इंशाल्लाह वो स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, साथ साथ उसकी तमाम डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशंस पढ़ते रहेंगे। बात समझ आ गई? अभी के लिए IS-12 की अगर मैं एक समरी बांधूं, तो सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज करंट टैक्स। करंट टैक्स की तमाम कैलकुलेशंस, हर चीज मालूम होनी चाहिए। फिर आपको डेफर्ड टैक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट के व्हाट इज डेफर्ड टैक्स, ठीक है, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। और डेफर्ड टैक्स का बेसिक बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है कि डेफर्ड टैक्स आने वाले दिनों का, फ्यूचर ईयर्स का करंट टैक्स है। अगर फ्यूचर ईयर्स का करंट टैक्स किसी वजह से बढ़ जाए तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। अगर फ्यूचर ईयर्स का करंट टैक्स किसी वजह से कम हो जाए तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट है। और ये आमतौर पे ऐसे होता है कि टैक्स वाला आपके साथ अगर आज एहसान कर दे तो वो फ्यूचर में उस एहसान को वापस करता है। दिस इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर वो आज जुल्म कर दे तो वो फ्यूचर में उस जुल्म को वापस करता है। दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट। फिर अंडरलाइंग रीजन, अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन, डेफर्ड टैक्स की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, वो कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर होना चाहिए। फिर टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स लॉसेस वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर होना चाहिए। फिर डिस्क्लोजर्स तमाम, चाहे वो टैक्स P&L के नोट से रिलेटेड हैं, चाहे वो लाइबिलिटी एसेट के नोट से रिलेटेड हैं, चाहे वो रिकंसिलिएशन है, जो भी है वो तमाम डिस्क्लोजर्स आपको 100% क्लियर होने चाहिए। ठीक है। फिर कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स जैसे डिविडेंड की टैक्सेशन का क्या करते हैं, अगर मल्टीपल मैनर्स ऑफ रिकवरी हो, यूज पे कोई और रेट हो, सेल पे कोई और रेट हो, वो आपको क्लियर होना चाहिए। फिर फॉर्मेट्स क्या होते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी का सवाल है तब फॉर्मेट क्या होता है, कंप्लीट एक्सपेंस कैलकुलेट का सवाल है तब फॉर्मेट क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड फाइनली आपको जो इंटरप्रिटेशंस हैं, सिक हो गई 25 और इफ्रिक हो गई 23, ये मालूम होनी चाहिए। एंड दैट्स इट। इतना मालूम है तो आपके पहले 8 लेक्चर बेहतरीन तैयार हो गए। अब मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहता हूं, छोटी सी चीज, और आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले अरसे में डेफर्ड टैक्स और IS-12 पढ़ने का हमें क्या फायदा होगा। ये क्वेश्चन है जी समर 19 का क्वेश्चन 4। जो क्वेश्चंस हमने देखे उससे थोड़ा सा ज़्यादा रीसेंट है। आपको ये अभी खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको सॉल्व नहीं करवा रहा। मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूं, जितना मैं दिखा रहा हूं उसके हिसाब से आपने देखना है। ये कंप्लीट टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्लीट टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये 24 नंबर का सवाल है अगर आप इस पर गौर करो। इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। और आइंदा आने वाले दिनों में जो मैं एंटिसिपेट करता हूं, जो सवालात आपके टैक्स से रिलेटेड आएंगे, वो इसी किस्म के आ सकते हैं। अगर मैं इस सवाल को देखने की कोशिश करूं कि यार इस सवाल में एग्जामिनर ने पूछा क्या, तो मैं देखता हूं। कहता है जी, फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ AL फॉर 31 दिसंबर 2018। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया, गेन ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन यानी कि IS-16 दे दिया, गेन ऑन फे वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट यानी कि IFRS 9 जिसका भी आपको कुछ भी नहीं पता, रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी यानी कि IS-19 अगेन जिसका भी आपको कुछ भी नहीं पता, राइट। कहता है ये इंफॉर्मेशन मजीद गैदर की गई है फॉर प्रिपेयरिंग डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कंप्लीट मूवमेंट दे दी गई है अदर देन लैंड, ठीक है। और उसके रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो भी बता दिया गया कि रिवैल्यूएशन सरप्लस ग्रॉस यानी कि नेट ऑफ टैक्स नहीं, ग्रॉस ऑफ टैक्स, विदाउट इफेक्ट ऑफ टैक्स क्या था, WDVs क्या थी, टैक्स बेस वगैरह क्या थी।
अब ये तो हमें मालूम है कि जी एक्सेलरेटेड डेप्रीसिएशन एंड रीवैल्यूएशन में जो ब्रेक करना होता है, ठीक है, जो OCI एंड PNL में ब्रेक करना होता है, वो सारा कुछ हमें आता है, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन और जो डेप्रीसिएशन में ब्रेक करना होता है वो सारा कुछ हमें आता है। सो दिस इज क्वाइट इजी फॉर अस। अच्छा, अगेन मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। फिर उसने ये जो अगला जुमला बोला है ये मैं पढ़ नहीं रहा, दिस इज रिलेटेड टू IFRS 9। मैं पढ़ भी लूंगा तो आप लोगों को भी नहीं आता ये। उससे जो अगला जुमला बोला है ये वाला, दिस इज रिलेटेड टू IS 19। मैं पढ़ भी दूंगा, आपको नहीं आता। उससे अगला इज रिलेटेड टू IFRS 2, शेयर बेस्ड पेमेंट्स। फिर वापस वो नॉर्मल चीजों पे आ जाता है, कहता है जी लाइबिलिटीज ऐसी जो 31 दिसंबर पे थी, उसमें 35 मिलियन की अमाउंट थी जो अनपेड है फॉर 3 इयर्स, ठीक है ना। और उसने बता भी दिया कि टैक्स लॉ के मुताबिक लाइबिलिटी जो 3 साल से ज़्यादा होती हैं वो इनकम में ऐड बैक हो जाती हैं और सब्सीक्वेंटली अलाउ होती हैं एज एक्सपेंस ऑन पेमेंट बेसिस। ये हमें पहले से पता है। सो लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 इयर्स, उसका उसने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, वो हमें आता है, ठीक। अच्छा, और कहता है टैक्स रेट इस साल का 27% है जबकि पिछले साल का 28% था। इसका मतलब है चेंज इन टैक्स रेट भी उसने टेस्ट कर लिया, वो भी हमें आता है। कहता है जी मिनिमम टैक्स हम पे लगता है 1% का, जो कि एडजस्टेबल हो सकता है फ्यूचर 3 इयर्स के अंदर। रेवेन्यू इतना था। मिनिमम टैक्स या टैक्स क्रेडिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें आता है। कहता है जी 31 दिसंबर 2017 तक मिनिमम टैक्स का ये बैलेंस पड़ा हुआ था जिसपे इतना डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड किया गया था 55 मिलियन का, ठीक है। कोई टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं था, यानी कि रिकवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाह रहा है, वो भी हमें आता है। अच्छा, फिर कहता है जी कि आप नोट्स बनाएं टैक्सेशन पर भी, PNL वाला भी, और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और एसेट का नोट भी बनाएं, दोनों बनाएं। ये दोनों कैसे बनते हैं, इनकी क्या वर्किंग्स बनती हैं, क्या फॉर्मेट्स बनते हैं, फॉर्मेट्स एंड वर्किंग्स, ये भी हमें आता है। ऐसा है या नहीं? ये सवाल ऐसा हरगिज नहीं है कि हम कभी सॉल्व नहीं करेंगे, ये बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डिस्कस करके गुजार देंगे, बिल्कुल भी नहीं। कोई सवाल भी, मैं डिस्कस करने में सवाल बिलीव ही नहीं करता कि ऊपर ऊपर से बस डिस्कस कर लो। वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंशाल्लाह। हाउएवर द पर्पस कि मैं जो आपको ये पूरा सवाल दिखा रहा हूं वो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आपको समझ आए कि जो भी आपने पढ़ा है उसका मकसद क्या है। वो है बुनियादी सांचा। सांचा समझते हैं ना? बुनियादी सांचा है। आपने सवाल का सांचा भी पढ़ लिया है और जो सवाल में कॉमन इश्यूज रिलेटेड टू IS 12 होते हैं वो सारे देख लिए। अब आपने जितने बाकी स्टैंडर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड टैक्सेशन की चीजें देखनी है। 19 देख लेंगे, IFRS 2 देख लेंगे, राइट, बिजनेस कॉम्बिनेशंस देख लेंगे, ठीक है, इफ्रिक 1 की टैक्सेशन, IS 20 की टैक्सेशन, तमाम बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी टैक्सेशन देख लेंगे। तो आप ऐसे सवाल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक एक डबल एंट्री का इंपैक्ट है, बस दैट्स इट। IS 19 एक डबल एंट्री, IFRS 9 एक एक जर्नल एक डबल एंट्री, IFRS 2 एक डबल एंट्री है टैक्स की। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बस पढ़ना पड़ेगा ज़ाहिर। उसके लिए पहले स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड है क्या। पहले अकाउंटिंग सीखेंगे फिर उसका टैक्स इंपैक्ट आएगा ना। तो कुछ समझ आया कि हाउ यू विल गेट टेस्टेड इन द फ्यूचर, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल गेट टेस्टेड इन द फ्यूचर। सो IS 12 विल गिव यू द बेसिक्स, द फॉर्मेट, द टेक्निक, एंड देन जो फ्यूचर में हम सारे टॉपिक्स और उनकी टैक्सेशन पढ़ेंगे वो नॉलेज कंप्लीट करेगा और फिर हम इस तरह के सवालों के लिए तैयार हो जाएंगे, राइट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। दिस कंक्लूड्स और स्टडी ऑफ IS 12, ठीक है जी।